कैसे एक मामूली दिखने वाला सिक्का किसी की जान बचा सकता है? और क्या ये पॉसिबल है कि कोई लिक्विड ग्रेविटी के उल्टी दिशा में बह सकता है? यानी कि ग्लास में रखा हुआ लिक्विड अपने आप ही ग्लास के किनारों को चढ़कर उससे बाहर आ जाए। कैसे पॉसिबल है ये? आज का शो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं हूं एजे और ये है डेली डोज ऑफ क्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Daily Dose of You. जेब में पड़े हुए कुछ सिक्के कभी कभार हमें कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचा सकती है, लेकिन जेब में पड़े हुए कुछ सिक्के क्या किसी की जान बचा सकते हैं? कुछ ऐसा ही हुआ बेल्जियन सोल्जर ऑप्टेशियस बाइजन्स के साथ। बाइजन्स उस वक्त लेबेक नाम के एक बेल्जियन टाउन में जर्मन सोल्जर्स का सामना कर रहे थे। उनके ऊपर की जेब में कुछ सिक्के पड़े हुए थे। रात का समय था और बाइजन्स एक बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए थे जब उनकी पॉकेट में इन सिक्कों की खनक से उनकी पोजीशन जर्मन सोल्जर्स को पता चल जाती है। पता चलते ही एक जर्मन सोल्जर उनके ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद वो जर्मन सोल्जर अंदर आता है और बाइजन्स को वहां मृत पाता है। इससे तो लगता है कि इन सिक्कों की वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट दरअसल ये है कि बाइजन्स मरे नहीं थे, केवल उस जर्मन सोल्जर से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहे थे। जब जर्मन सोल्जर ने गोली चलाई थी तब वो गोली उनके जेब में रखे सिक्कों से टकराकर वापस लौट गई और वो बच गए। सच कहे तो ये कहानी पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता अगर बाइजन्स के ग्रेट ग्रैंडसन विंसेंट बाइजन्स इन सिक्कों की तस्वीर और उनके पीछे की पूरी कहानी रेडिट नाम के एक वेबसाइट पर पोस्ट ना करते। उनके पोस्ट में वो इन 6 सिक्कों की तस्वीर पेश करते हैं और साथ ही उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की डायरी एंट्री के बारे में भी बताते हैं। ये 6 सिक्के बाइजन्स के जेब में एक स्टैक के रूप में थे और इसीलिए एक गोली के इम्पैक्ट को भी ये झेल पाए। पहले 3 सिक्के तो गोली की वजह से बुरी तरह से डैमेज हो गए, लेकिन बाकी 3 सिक्के बस बेंड हुए थे। तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि इन्हीं की वजह से बाइजन्स की जान उस दिन बची थी। उनकी डायरी एंट्री के मुताबिक जर्मन सोल्जर ने अंदर आने के बाद उनके सिर को लात मारी, ये कंफर्म करने के लिए कि बाइजन्स वाकई मृत है। लेकिन बाइजन्स मृत होने की एक्टिंग काफी अच्छी तरह निभाते रहे और कुछ ही देर में वो जर्मन सोल्जर वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाइजन्स वहां से चुपचाप निकल आए। शायद उस जर्मन सोल्जर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सीने में गोली लगने के बाद भी कोई बच सकता है। कैसे कोई लिक्विड ग्रेविटी को डिफाई कर सकता है? कैसे वो अपने आप किसी बीकर या ग्लास से खुद ब खुद छलक कर बाहर आ सकता है? इमेजिन कीजिए कि आप अपने कॉफी कप में चीनी डालकर उसे स्टर करके 5 मिनट के बाद लौटे, लेकिन तब भी कप के अंदर की कॉफी घूम रही हो। भले ही ये सुनने में नामुमकिन लगे, लेकिन अगर आपके कप में -270 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया हुआ लिक्विड हीलियम है तो ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा आपको। वैसे तो साधारण तापमान और प्रेशर में हीलियम एक गैस है, लेकिन -270 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो सभी लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं, लेकिन लिक्विड हीलियम को फ्लूइड नहीं बल्कि सुपर फ्लूइड कहा जाता है। चलिए जानते हैं क्यों। लेकिन उसके पहले आज का सवाल, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो सवाल है कि लिक्विड और फ्लूइड में क्या फर्क होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड फ्लूइड? अब आगे बढ़ते हैं। हर लिक्विड अपने कंटेनर के किनारों पे चढ़ने की कोशिश करता है। सुनकर अजीब लगा? ध्यान से सोचिए कि कैसे आपके ग्लास में रखे हुए पानी की ऊपरी सतह ग्लास के साथ एक ऊपर की तरफ का कर्व्ड शेप फॉर्म करता है। ये शेप डिपेंड करता है लिक्विड के सरफेस टेंशन के ऊपर। ये होता है क्योंकि आपकी ग्लास में रखा हुआ पानी ग्लास की सतह पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास की सतह और पानी के बीच का फ्रिक्शन उसे ऐसा करने नहीं देता। इस कारण से वो केवल कुछ मिलीमीटर चढ़कर आगे नहीं जा पाता और ग्लास के अंदर ही रहता है। तो पानी को ग्लास के अंदर रखता है पानी और ग्लास के बीच का फ्रिक्शन। लिक्विड हीलियम जो कि एक सुपर फ्लूइड है, उसके केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिक्विड हीलियम किसी भी सरफेस के साथ कोई फ्रिक्शन क्रिएट ही नहीं करता। लिक्विड हीलियम बिना किसी फ्रिक्शन के सीधे अपने कंटेनर के अंदर के सरफेस पे चढ़ के बाहर निकल जाएगा, जैसे कि ग्रेविटी को डिफाई कर रहा हो। लेकिन लिक्विड हीलियम आखिर फ्रिक्शनलेस कैसे हो जाता है -270 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर? ये ठीक कैसे होता है, ये 1950s तक साइंटिस्ट को भी पूरी तरह से पता नहीं था, लेकिन आज क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से हम इसके बारे में काफी कुछ जानते हैं।
वैसे तो जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो वो जमकर बर्फ बन जाता है, लेकिन लिक्विड हीलियम कभी जमकर बर्फ बनता ही नहीं। हर लिक्विड के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स के एटम्स आपस में टकराकर फ्रिक्शन को बनाए रखते हैं। लेकिन जब हीलियम को ठंडा किया जाता है तब वो सॉलिड होने की बजाय उसके सभी एटम्स एक जैसी एनर्जी लेवल में आने लगते हैं। इसकी वजह से उसके सभी एटम्स एक सामंजस्य या यूनिसन में काम करने लगते हैं। इस कारण से वो आपस में टकराते नहीं और बेसिकली पूरा लिक्विड फ्रिक्शनलेस हो जाता है। और इसी फ्रिक्शनलेस नेचर की वजह से लिक्विड हीलियम -270 डिग्री सेल्सियस पे अपने कंटेनर की सतह पर चढ़ने लगता है और अपने आप ही छलक कर बाहर आ जाता है। सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी मजेदार चीजें कर सकते हैं आप लिक्विड हीलियम के साथ। जैसे कि एक फनल को उल्टा करके अगर आप इसके ऊपर रख दे तो एक परपेचुअल फाउंटेन यानी कि कभी न रुकने वाला झरना तैयार किया जा सकता है। लिक्विड हीलियम फनल की अंदरूनी सरफेस से चिपककर ऊपर की तरफ चढ़कर बाहर आता है और फ्रिक्शनलेस होने की वजह से कभी नहीं रुकता। ठीक उसी तरह कप में रखे हुए लिक्विड हीलियम को अगर आप घुमा दे तो वो हमेशा घूमता रहेगा। ये भी फ्रिक्शनलेसनेस की वजह से ही होता है। इस फिनोमिना की स्टडी के लिए आज तक कई नोबेल प्राइजेस साइंटिस्ट जीत चुके हैं और आज भी इसके बारे में खोज चल रही है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि लिक्विड हीलियम जैसे सुपर फ्लूइड्स अपने अंदर स्पेस टाइम के गहरे रहस्यों को छुपाए रखी है। तो कैसा लगा आज का ये फैक्ट, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं कोशिश करूंगा आपके फर्दर रीडिंग के लिए कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ जाने की। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के छोटा डोज यानी कि बोनस सेक्शन में। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपको ये कहूं कि टार रोड्स फ्लूइड से बनी होती है? रोड्स कितने सख्त होते हैं ये वो सब जानते हैं जो अपनी साइकिल से कभी ना कभी गिरे हो। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि रोड्स में इस्तेमाल किए जाने वाला टार, पिच या जिसे एस्फॉल्ट भी कहा जाता है वो एक फ्लूइड है। दुनिया का सबसे विस्कस या चिपचिपा फ्लूइड माना जाता है टार को। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इस टार को एक फनल में लिया गया और नीचे एक बीकर रखा गया। साइंटिस्ट ऑब्जर्व करना चाहते थे कि कितना समय लगता है इसकी एक बूंद को टपकने में। रिजल्ट्स जानने में उन्हें 10 साल लग गए, क्योंकि टार की एक बूंद को फनल से नीचे टपकने के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। असल में ये एक्सपेरिमेंट को प्रोफेसर जॉन मेनस्टोन ने 1927 में शुरू किया था। इसकी 7वीं बूंद टपकी थी 1988 साल में, 61 इयर्स के बाद। अगला ड्रॉप टपका 28 नवंबर 2000 में, यानी कि 12.3 इयर्स एक ड्रॉप को गिरने में लग गए। उसके बाद अप्रैल 2014 में इसकी अगली बूंद यानी कि 9th बूंद टपकी, जिसे 13.4 इयर्स लग गए टपकने में। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एनालाइज करके हमें पता चलता है कि टार 230 बिलियन टाइम्स ज्यादा विस्कस होता है पानी के मुकाबले। तो अगली बार आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आपकी गाड़ी फ्लूइड के ऊपर भी चल सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ऐसे ही सवाल पूछते रहना और अपना डेली डोज ऑफ क्यू लेते रहना। Daily dose of you.